अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कल के दिन में होने वाली इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, जहां पर तमाम तर अंदाजे गलत हुए, तमाम तर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स गलत हुई। ठीक कह लीजिए जो 20 साल पहले के मनाजिर थे, जो 20 साल पहले का एक मंजरनामा था, वही मंजरनामा आज पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में है। दूसरी जानिब हम अफरा तफरी का आलम एक देख रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इतलात यहाँ तक आई कि कुछ लोग टायर से लटक के भी जहाज़ के जाने के लिए तैयार हुए और उसमें 3 हलाकतें हुई, फिर भगदड़ मचने से कई हलाकतें हैं। यानी कि एक बड़ी तादाद में जहाँ पर तालिबान अपनी फ़तह का जश्न मना रहे हैं, बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग हैं जो कि तालिबान के आम माफ़ी के ऐलान के बाद भी हर सूरत अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं। इसमें अफ़गानी शहरी भी हैं और इसमें गैर मुल्की भी हैं, यकीनन जिनके लिए ऑपरेशन उनके ममालिक फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। कुछ फ़ौजी भी भेजे हैं, मज़ीद फ़ौजी भी ममालिक ने भेजे हैं ताकि अपने लोगों का इनखला वहाँ से मुमकिन बनाया जा सके। इसके साथ साथ जब सदारती महल तक तालिबान पहुँच गए तो अब जो फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, उसके हवाले से बातचीत की जा रही है। और अमरीका जो गुज़िश्ता हफ्ते तक ये बयानात दे रहा था कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो पड़ोसी ममालिक भी उनको तस्लीम ना करें, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चियों को तालीम का हक़ रहेगा, इंसानी हकूक़ रहेंगे और दहशतगर्दों को बना नहीं मिलेगी तो हम भी अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार। इसमें बहुत सारे सवालात हैं कि 3 लाख की फ़ौज, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका असला, तमाम तर चीज़ें जो इतने वक्त में अमरीकियों ने तैयार किया अफ़गानिस्तान में, और फिर जो बाइडन साहब ये बयानात देते रहे कि अफ़गान जो फ़ौज है वो दिफा करे, वो लड़े, लेकिन किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस तालिबान को किसी जगह पर नहीं मिली। इट्स अ सिंपल वॉक ओवर जो तालिबान को मिला है और वो काबुल तक आकर दोबारा से वहाँ पर इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया। पाकिस्तान इस हवाले से किस तरह से इन सारी चीज़ों को देख रहा है, इस खित्ते का अमन किस हद तक एट स्टेक है, फिर जो बयानात तालिबान दे रहे हैं, कहीं पर आम माफ़ी और कहीं पर दुनिया के साथ चलने की बातें, और यकीनन उनका ये भी मानना है कि असल इम्तिहान उनका अब शुरू हुआ और माजी की गलतियों से वो सीखेंगे। किस हद तक वो एक अफ़गानिस्तान को बेहतर मुल्क बना पाएंगे, दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात रवाबित बेहतर तौर पर रख पाएंगे, और जो बयानात हैं वो किस हद तक हकीकत की शक्ल इख्तियार करेंगे, ये वो चीज़ें हैं जो देखनी। अब तक की जो इतलात हमें अफ़गानिस्तान से मौसूल हो रही हैं उनको बहुत हौसला अफजा नहीं है, एक खौफ का आलम है और लोग आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद खौफज़दा हैं। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से बात करें कि ये मामलात किस सिमत जाएंगे, क्या सूरत हाल बनेगी और यकीनन खित्ते का अमन किस तरफ जाएगा, और फिर पाकिस्तान का असर रसूख तालिबान पर आज के इस दौर में कितना है, जबकि माजी में एक बात रही है कि पाकिस्तान तालिबान पर अपना असर रसूख रखता है और जो मुज़ाकरात का आगाज़ दोहा में हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार था। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर यह बयानात दे रहे हैं कि अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत को बना लिया है, हमारे साथ उनका रवैया मुख्तलिफ है, और फिर इस एग्ज़िट में और तमाम तर चीज़ों में भी जो बाइडन ने इमरान खान साहब को कोई कॉल नहीं की और हुकूमती सतह पर कोई ऐसा बड़ा राब्ता नहीं रहा, तो ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने अपने तौर पर की हैं। तो इसका मुस्तकबिल क्या है, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और सलमान आबिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ये क्या इट वॉज रिटन ऑन द वॉल, ये बड़ा वाज़ेह था कि यही सब कुछ होना है अफ़गानिस्तान में, ये क्या वक्त से पहले हो गया या इट हैज़ टेकन इट्स नेचुरल टाइम? क्योंकि अमरीकी बड़ा हैरान है, दुनिया बड़ी हैरान है कि भाई इतनी बड़ी फ़ौज हमने तैयार की थी, कुछ तो वक्त लगता, कुछ तो रेजिस्टेंस मिलती। वो 90 दिन के अंदाजे लगा के बैठे हुए थे, ये ओवरनाइट सारा का सारा काम हो गया। आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, ये वक्त के बाद हुआ है, बिल्कुल ये टाइम गुजरने के बाद हुआ है। अगर अशरफ गनी साहब जो कल भागे वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर संभाल के, वो वक्त से पहले 2 हफ्ते पहले चले जाते, 2 हफ्ते पहले चले जाते, जब तालिबान ने कहा था कि माइनस आप, हम सबसे बात करने को तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है ये मसला इतना बड़ा नहीं होता है, इतना गंभीर नहीं होता और बहुत तरीक़े के साथ इंतकाल इक़्तिदार हो जाता। देखिए, तालिबान का तो कब्ज़ा लाजमी था, जो सूरत हाल बन रही थी, जिस तरह वो नए गिर साहब बैठे हैं आपके पास बता सकेंगे कि हिकमत अमली ये थी कि शहरों को, दारुल हुकूमतों को का मुहासरा किया जाए, उनको सिक्योर किया जाए और बगैर किसी फायर के, बगैर किसी ज़्यादा बड़े वायलेंस के उन पर कब्जे कर लिए जाएँ। तो जब कमांडर इस्माइल जैसा वार लॉर्ड
हथियार डाल सकता है, तालिबान के साथ बैठ सकता है एक सोफे पर, तो फिर बाकी क्या बचता है? बाकी कुछ नहीं बचा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मज़ार शरीफ तक वो पहुंच गए जब पहले नहीं पहुंच पाए थे। 1996 की दास्तान कल तक चली है, देखिए कब तक चलना होती है इसको। तो पूरी गलती अशरफ गनी की थी, पूरी गलती अमरीकियों की थी। अगर अमरीकी वहाँ से इलाका नहीं छोड़ते, वहाँ पर रहते, अपनी प्रेजेंस शो करते, तो तालिबान से वो बात भी कर सकते थे। लेकिन जब वो भाग गए, अमरीकी भागे साइगॉन की तरफ, अगर जब वो भाग गए तो उसमें तालिबान को तो फ्री हैंड मिल गया ना, फील्ड डे था उनका, वो जहाँ से जा सकते थे चले गए वो। और फिर काबुल पहुँच गए, काबुल नहीं जाना चाह रहे थे, काबुल की चौकियाँ खाली हो गई। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उनको, काबुल की चौकियाँ उस फौज ने खाली कर दी जिसको अमेरिका ने ट्रेन किया था। खरबों डॉलर लगाकर मशीनें दी थी, असला दिया था, बहुत शानदार वर्दियाँ दी थी, बड़े ज़बरदस्त कैमरे दिए थे, जो उनका अपना स्टाइल है अमरीकी फौज का, वो सब कुछ दिया था। लेकिन वो मेल्ट डाउन हो गए, बर्फ की तरह पिघल गए, बकौशक से रेत की तरह बिखर गए। मैं नहीं कहूँगा रेत की तरह बिखर गए, रेत मौजूद रहती है, वो बर्फ की तरह पिघल गए और कोई मुकाबला कहीं नहीं कर पाए वो। हत्ता कि जनरल मोहम्मदी ने, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कल अशरफ गनी पे इल्ज़ाम लगाया है कि इस शख्स ने हमारे हाथ पैर बांध के हमें छोड़ दिया था और मरवा दिया। अब्दुल्ला ने भी इल्ज़ाम लगाया है अशरफ गनी पर कि उन्होंने हमें मरवा दिया। और मेरा ख्याल ये है कि अब्दुल्ला अब राब्ता काल के काम कर रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ आने वाले दिनों में शायद सियासी नक्शा सामने आएगा आपको। राइटली सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, ये अभी अमरीकी फ़ौज का जिक्र हुआ, खरबों डॉलर लगे थे, अब मुस्तकबिल क्या है? फ़ौज कहाँ है आज? अफ़गान नेशनल आर्मी वो 3 लाख कहाँ जाएंगे? बेरोज़गार हो जाएंगे, तालिबान के साथ शामिल हो जाएंगे, उनका असला, वो इक्विपमेंट, वो तमाम तर चीज़ें वो कहाँ जाएंगी? और फिर अफ़गानियों पर तो, अवाम पर तो सवाल है ही, मैं फ़ौजियों पर पहला सवाल बनता है कि इसका क्या मुस्तकबिल? देखें अरसान, बात यह है कि अमेरिकन ने दे हैड अ बैड इन्वेस्टमेंट। जब आपने किसी फॉरेन ट्रूप्स को आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेपन एमुनिशन दे रहे हैं, और आपके डिज़ाइन क्या वहाँ पर आने के लिए, आप उसमें अपना टास्क पूरा नहीं कर सके। अमेरिकन देखें यहाँ पर जो आए थे वो 200-300 अलकायदा के लोगों को मारने तो नहीं आए थे, दे हैड कम टू स्टे परमानेंटली। और उनके थॉट कि हम 2-3-4 साल में अब यहाँ अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, और हमने जिस तरह उन्होंने एयर बेसिस बना दिए, परमानेंट बड़े बड़े अंडरग्राउंड बेसिस बनाए, इन्वेस्टमेंट की, इंडिया को लेकर आए साथ, काफ़ी और लोगों को इंपोर्ट कर लिया। तो दे थॉट कि यहाँ बैठ के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। वो सेंट्रल एशिया के माउथ पे आके बैठ के, यहाँ से बैठ के उनका ख्याल था कि चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है उसकी तरफ भी ये काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म फैलाएंगे, ईरान को प्रॉब्लम ठीक करेंगे, पाकिस्तान की तरफ जाहिर है कि मॉनिटरिंग चाहिए थी उनको, ये उनके अच्छे अज़ाइम थे। और लेकिन फिर जाहिर है कि दे डिड नॉट गो विद द हिस्ट्री कि अफगान तालिबान को कोई भी जोर बाजू पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो दे डोंट एक्सेप्ट फॉरेन फुटप्रिंट्स और इन द लैंड्स। एक तो ये बात है। सेकेंड है कि फिर आपने जो ट्रेन किया, आपने लीडरशिप ट्रेन नहीं की है उनकी। अब एंड जब लड़ाई हो रही है तो आपने उनके चीफ आर्मी स्टाफ को चेंज कर दिया, सब बनी है। ट्रूप्स का जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने कमांडर के ऊपर और अपनी सिविल लीडरशिप पे, वो नहीं था, फुकदान था इसका। फिर अमेरिकन को ये बताइए कि इतना हेस्ट में जाने की क्या जरूरत है? व्हाट वाज द अर्जेंसी कि आप सब कुछ छोड़ के ना आपने वहाँ पर कोई ब्रॉड बेस्ड एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाई, ना आपने उनको इक़्तिदार मुंतकिल किया, ना आपने आगे इलेक्शन की डेट को फिक्स की, और आपने सब कुछ अफरा तफरी में छोड़ के और रात की तरीके में चले गए। तो इससे आपको ये पता चलता है कि व्हाट यू वांटेड। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन चाहते थे कि वहाँ अमन हो, पीस हो, दे वांटेड कि यहाँ पर अंग्रेजी हो, लड़ाई झगड़ा हो। और उनके जो एनालिसिस हैं वो ये था कि यहाँ पर तालिबान में टेक 1 year टू रीच काबुल। और उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जिस तरीके से तालिबान ने, और फिर नॉर्थ में दे थॉट कि सबसे लड़ाई वहाँ होगी, रेजिस्टेंस होगी जो इनके मुखालिफ ग्रुप है,
वो तालिबान ने बड़ी हिकमत अमली के साथ सबसे अंडरस्टैंडिंग कर ली, खून खराबे के बगैर, चाहे वो उज़्बेक्स हों, चाहे वो ताजिक्स हों, या वो हज़ाराज हों, या दूसरी कौम हो, सब के साथ उन्होंने मुआहदा किया और आराम से जब करके गए। फिर आपने जब अपनी फौज से निकलने का बिल्कुल ही आप निकल के चले गए, तो देन इट वाज अ फ्री रन। उनके ट्रुप्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, दे वर डीमोटिवेटेड लॉट्स। उनको नज़र आ गया कि अब हमारा कोई रास्ता नहीं है। जैसा गनी भागने के लिए बैठा हुआ था, नायब सदर, डिफेंस मिनिस्टर, एवरीबॉडी दे हैड द इंफॉर्मेशन। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि वो बड़े आराम से सारों ने भागना शुरू किया, इन्होंने जाके सरेंडर करना शुरू कर दिया। इस वक्त ये 3 लाख जो फौजी हैं, ये जाहिर है कि चाहे कहीं होंगे, बट अल्टीमेटली दे माइट बिकम द फोर्स ऑफ अफगान गवर्नमेंट, तालिबान की आइंदा के लिए। चाहे एक महीने के बाद स्टेबलाइज हो जाएंगे, या तालिबान को ही चाहिए कि इमीडिएटली यहाँ पर हुकूमत बनाने के बाद एक अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जरूर दें, दुनिया को पता चले कि वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, वो कौन सी पॉलिसी लाना चाहते हैं। कोई शरिया तो लेकर आएंगे, लेकिन ख़वातीन के लिए वो क्या बुर्का या हिजाब की बात करेंगे, उनकी तालीम की बात करेंगे, वुमेन के साथ का वर्किंग वुमेन का क्या सोचेंगे, डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ क्या करेंगे। इसलिए उनका काम है इमीडिएटली एक लेजिटिमेट एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बना लें, जिसमें जाहिर है कि अभी कोई वो डिक्टेट नहीं कर सकता। राइटली सर, ये तो बिल्कुल इस वक्त इंतहाई अहम चीज़ है और वक्त की ज़रूरत भी है। मैं ज़रा सलमान आबिद साहब की जानिब बढ़ूँगा। सलमान आबिद साहब, ये बयान के अब अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो गई, कहने को तो बज़ाहिर एक बड़ी सुनने में अच्छी बात लगती है। क्या वाकई जंग ख़त्म हो गई? जंग ख़त्म होती है तो फिर अमन आता है। अब वाकई अफ़गानिस्तान में अमन आएगा या अब एक नया सिलसिला शुरू होगा जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा? कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग है वो ख़त्म हो गई है, बल्कि इस जंग की अब कई और शक्लें हमें देखने को मिलेंगी। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है, ख़ास तौर पे एक तो ये कि अफ़गान तालिबान जो हैं अब वो हुकूमत संभालते हुए किस किस्म से का बिहेव करेंगे, यानी वो आइसोलेशन में हुकूमत करेंगे या तमाम फ्रीकैन को इंगेज करेंगे। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्या वो बुनियादी शहरी हकूक़ जो हैं उनकी पासदारी करेंगे, लोगों को लिबर्टियां देंगे, लोगों को स्पेस देंगे, दुनिया के साथ अपने आप को इंगेज करेंगे और ये परसेप्शन बिल्ड करेंगे कि ये एक मुख्तलिफ हुकूमत है तालिबान की माजी की हुकूमत के मुकाबले में। एक तो ये चीज़ देखी जाएगी और दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि इस वक्त जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं वो, और अफ़गान हुकूमत में जो इस वक्त तालिबान मुखालिफ फोर्सेस है वो, और प्लस जो इंडिया है वो किस किस्म का बिहेव करता है इस रीजन के अंदर। क्योंकि कल तक तो ये हो रहा था कि इंडिया जो है वो अफ़गान हुकूमत पे इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ था। इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैशिंग जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक हो रही थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो तनाजुर था बैशिंग का, ये कितना कम होता है और क्या हिंदुस्तान जो है वो रोल प्ले करता है, और फिर उसमें अमेरिका का क्या किरदार होगा। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि क्या अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान को एक मुस्तहकम मुस्तहकम अफ़गान बनाना चाहता है, या वो इसको डिस्टेबलाइज रख के पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेगा। ये जो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप और सी पैक के जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें, इसलिए मेरे नज़दीक ये कहना कि जी जंग ख़त्म हो गई है दुरुस्त नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता इस बात को कि अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद अब अमेरिका का किरदार ख़त्म हो गया है। उनके फ़ौजियों का इनखला ज़रूर हुआ है, लेकिन अमेरिका के डायरेक्ट इंटरेस्ट जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर किसी ना किसी शक्ल में रहेंगे और कोई ना कोई उनकी प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ता रहेगा। इसलिए जो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान के तनाजुर में कि वो ये कि ये जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर होगा आने वाले कुछ अरसे में, इसका जो रिफ्लेक्शन है या इसका इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में नेगेटिव ना आए। और ये डिपेंड करेगा कि जो इस वक्त एक पीसफुल ट्रांजिशन होने जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी बग़ैर गोली के, बग़ैर बंदूक के, बग़ैर खून के, बग़ैर हथियार के एक पीसफुल ट्रांजिशन होने जा रही है। उसको देखना होगा इसका अंजाम क्या होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं देख रहा हूँ कि दोहा में जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं कि कुछ दो और कुछ दो की बुनियाद पे अबूरी सेटअप बनेगा, अगरचे तालिबान उसको मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन ये अबूरी सेटअप तो बनेगा। क्योंकि अगर तालिबान ये चाहेंगे कि सारा का सारा हिस्सा उनको मिले और कोई उनके साथ वो ना जुड़े, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अब दोहा में बैठी हुई जो इस वक्त का क़यादत है तालिबान की,
ये उनका भी इम्तिहान है कि वो दुनिया को कैसे इंगेज करते हैं, क्योंकि दुनिया ये चाहती है कि तालिबान बाकी लोगों को जोड़कर आगे बढ़े। अगर तालिबान खुद को अलहदा से रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर दुनिया की रिजर्वेशंस या दुनिया की रिफ्लेक्शन जो आएंगी वो देखनी होंगी। और ख़ास तौर पे ये जो परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तालिबान उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे वो माजी में बिहेव करते रहे हैं, और अगर वाकई वो ऐसा करते हैं तो फिर तालिबान की एक्सेप्टेंस जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में महदूद हो जाएगी। राइटली सेड। एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा जी, मैं ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बेग साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अमेरिका एक सुपर पावर है, कई मुल्क इन्वेड किए, अफ़गानिस्तान आया, इराक़ किया, दीगर ममालिक हैं। आज एक आम अमरीकी शहरी क्या सोच रहा होगा जो ये मनाजिर देख रहा है, और ये कितना बड़ा लेसन है इस वक्त ख़ुद अमेरिका के लिए। और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि अब जो सुपर पावर है उसका जवाल शुरू, अब सुपर पावर किसी और ने बनना है। अब ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि हम लोग अमेरिका के उस मिशन में शरीक थे जिसमें सोवियत यूनियन को तोड़ा गया, तो उसके बाद सुपर पावर एक ही हो गई, यूनिपोलर पावर वर्ड हो गई है, और भुगत रहे हैं उसको, हम उस गलती को भुगत रहे हैं। जहाँ ताल्लुक अमेरिका का है, अमेरिका ने कहाँ पर फतह हासिल की, मुझे वो जगह बता दें आप। बे ऑफ पिक्स से लेकर अफगानिस्तान तक, इराक़ चले जाएं आप, सीरिया चले जाएं आप, दूसरे इलाकों में चले जाएं, जहाँ इन्होंने किसी सबूत की बिना पर बगैर इराक़ पर अटैक किया, वहाँ इराक़ को तबाह कर दिया, इराक़ के नवादरात को, इराक़ के कल्चर को, इराक़ की सकाफत को बर्बाद किया। इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया, जहाँ से बाबत नाम से भाग गई है। कहाँ से भागे और कहाँ से भागते रहेंगे अगर उनकी यही पॉलिसी रही कि हमारा दिफा हमारी सरहदों से दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा कोई सोचेंगे भी। जो बाइडन की जो गलतियां हुई हैं उन पर तो ट्रंप भी उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग। नैन्सी पेलोसी भी पूछ रही है कि अशरफ गनी कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए। तो ये सूरत हाल है। अमेरिका के अंदर अपने अंदर खासे अख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है जो विड्रॉल के खिलाफ थी, उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है जो बाइडन के हक में था, और एक हिस्सा वो है जो चाहता था कि इनखला हो ना, सिरे से ना हो, हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। तो सब कुछ खत्म हो गया। अब जो बाइडन की रेटिंग भी कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इस उजलत के अंदाज में वो वापस गए कि कोई ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट भी नहीं बना पाए, कुछ कसीरुल नस्ली सिस्टम भी नहीं बना पाए, तालिबान से कामयाब मुज़ाकरात भी न कर पाए, बल्कि ये मुज़ाकरात हुए शायद कि आप एयरपोर्ट कुछ दिनों हमें दे देंगे, काबुल एयरपोर्ट, हम वहाँ से लोगों को ले जाएंगे। और वहाँ अशर देख रहे हैं आप, अमरीकी फौजियों की मौजूदगी में लोग किस तरह मर रहे हैं, किस तरह अमरीकी फौज फायरिंग कर रही है उन लोगों पर जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके अपने ट्रांसलेटर्स हैं, अपने मुखबिर हैं, अपने कारिंदे हैं। वो भागना चाहते हैं वहाँ से एयरपोर्ट पे, तो और उन पर फायरिंग कर रहे हैं। 5 आदमी फायरिंग करके मार दिए, 3 आदमी जहाज से गिर के मर गए। तो ये सूरत हाल है, और ये अफरा तफरी की पसपाई है, ये अफरा तफरी की पसपाई है। और ये अमरीकी वक़ार के लिए बहुत ही खतरनाक है, अगर वक़ार है कोई। जहाँ तक आपने बात की हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान तो वही करेगा जो करता आया है। उसकी तरफ से आप कोई उससे जन ना रखें। उनके टीवी देख लें आप, किस तरह वो अटैक पर हैं पाकिस्तान के। वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़ कि पाकिस्तान बैक तालिबान मलेशिया, अभी तक वो नहीं समझ पाए कि हालात क्या हैं। उनके तमाम कॉन्सुलेट बंद हो चुके हैं, वो भाग गए हैं वहाँ से, बहुत लोग भागे हैं वहाँ से, उनमें हिंदुस्तान भी है खुद। और हिंदुस्तान तो अब मुझे लगता है कि पुरस का हाथी बनने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वाक़यात में, आने वाले दिनों में हालात मामूल पाएंगे, हालात गड़बड़ रहेंगे। हो सकता है कि अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स जो वो छोड़ के जा रहे हैं, वो 3 लाख फौजियों में अगर 10-15 हज़ार भी अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो यकीन तौर पर अमन अमान का मसला पैदा करेंगे। जब पैदा करेंगे तो तालिबान भी स्ट्राइक बैक करेंगे। चाइना का बयान आ गया है कि हम तालिबान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान, रूस, तुर्की और चीन गालिबन हम अपनी एम्बेसीज रखेंगे। तो ये एक रास्ता खुला हुआ मिलेगा हमको कि हम तालिबान से बात कर सकें। और सलमान की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तालिबान ने पुरानी रविश
बरकरार रखी तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। ह्यूमन राइट्स का मसला है, ख़वातीन के हुकूक का मसला है, ख़वातीन की तालीम का मसला है, ये बिल्कुल सब जी। कुछ करना होगा उन्हें, वरना फिर वही बात बनेगी जो पिछली बार हुई। ब्रिगेड साहब, वही एक बात जो बार बार आती है, जिस तरह अभी बेग साहब ने भी कहा कि इंडिया क्या लिख रहा है और क्या उनके न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि एक रही है तारीख रही है और बात सुनते भी रहे हैं तालिबान पाकिस्तान की, कोई असर रसूख रहा भी है। अब कोई असर रसूख है पाकिस्तान का इन तालिबान पर, या किसका असर रसूख है? देखें, ये उस तरह वो असर रसूख नहीं है, इसलिए कि ये असर रसूख उस वक्त काम करता है जब तालिबान कमज़ोर थे, अमेरिकन मौजूद थे, वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। दैट वाज द टाइम टू डिसाइड कि अफगानिस्तान को आपने कितना ट्रांसफॉर्म करना है, कितना वहाँ पर आपको किस तरह गवर्नमेंट लानी है, और फिर इनके साथ नेगोशिएट करते क्योंकि ये उस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब जबकि आपने जो ही अमेरिकन ने निकलने की बात की है तो देवर में ड्राइविंग सीट, और जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आपको नज़र आ रही हो, फतह नज़र आ रही हो, तो फिर आप अपनी टर्म पर नेगोशिएट करते हैं, आपकी दोस्तों की दूसरे की बात को तो नहीं करते हैं। एक तो ये बात है। लेकिन पाकिस्तान को फिर भी आज भी देखिए उनका वक्त आया हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अफगान गवर्नमेंट जो एंटी पाकिस्तान थी वो रॉ के साथ मिली हुई थी, NDS उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मिली हुई थी, तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद वो ISIS को सपोर्ट के साथ मिल के बलोचिस्तान में प्रॉब्लम कर रहे थे, CPAC को डिले करना चाहते थे। उधर अगर आप देखें तो इस्लामिक जो तुर्किस्तान एक इस्लामिक मूवमेंट है ईस्ट में, वो इधर के मुसलमानों के लिए, चाइना के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। सो ये मसाइल अब काफ़ी हद तक नहीं होंगे। चाइना ने भी उनसे मुआहदा कर दिया, जब वहाँ पर गए उन्होंने कहा जी हमारी सरजमीन किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी ये बात है कि वी आर वेरी हैप्पी कि अब इंडिया में सफ़े माता मचा हुआ है। मैं जो चैनल पर था, जो रो पीट रहे हैं वो हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने अपने सारे जितने कॉन्टैक्ट थे उनको उठा के ले गए हैं, लोग भाग गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। इस वक्त वहाँ पे कन्फ्यूजन है, उनके जहाज़ आए थे वेपन एमुनिशन छोड़ के और उन लोगों को ले गए हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हमें अब ये सोचना है कि हमने किस वक्त कितनी जल्दी तालिबान की हुकूमत जो भी बनती है ब्रॉड बेस्ड, उसको कितनी जल्दी एक्सेप्ट करना है, रिकगनाइज करना है। द अर्ली वी डू द बेटर इट इज़। वो ज़ाहिर है हमारी रिस्पेक्ट तालिबान के पास और ज़्यादा होगी कि पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क था जो हमारे नेबर में भी हैं, और हमें बहुत कंसर्न। आज सलामती कौंसिल कमेटी जो हो रही है, आई एम श्योर कि उनसे ये डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने किस मौके पे तालिबान को हमें रिकगनाइज करना है। द ओनली राइटली सेड ब्रिगेड साहब। मैं ज़रा सलमान आबिद साहब की जानिब बढ़ूँगा। सर, सलामती कमेटी और ये तमाम तर मामला ठीक हैं, लेकिन क्या इतनी इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रही है, बहुत जल्दी क्या पार्लियामेंट का सेशन, जॉइंट सेशन नहीं कॉल हो जाना चाहिए था कि जहाँ पर अपोजिशन भी अपने ख्यालात का इजहार करे, एक डिबेट, हेल्दी डिबेट जनरेट हो और पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हों और फिर हम हतमी तौर पर कोई फ़ैसले करें। अपनी अपनी राय तो है। हमने देखा कि ये डेवलपिंग सिचुएशन थी, फिर भी नहीं बुलाया गया इजलास, और बज़ाहिर फिल वक्त कोई ऐसी खबर नहीं है कि एक आध दिन में बुलाया भी जाएगा। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि आइडियली तो ये बात ठीक लगती है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता, उसमें सबको इत्मीनान में लिया जाता। लेकिन अगर आप प्रैग्मेटिक देखें तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को भी बुलाया है, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, इन कैमरा सेशन ब्रीफिंग हुई है, उसमें तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, और उसके बाद फिर जो है वो अब शाह महमूद कुरैशी ने भी तमाम जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, उनको बुलाकर उनको ब्रीफ किया है अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये कहना कि सियासी जमातों को इत्मीनान में नहीं लिया गया, कम अज़ कम मैं इसको नहीं मानता। अलबत्ता पार्लियामेंट में डिबेट हो जाती है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू अपोजिशन जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू था वो मेरा ख्याल है कि इन तमाम तीनों सेशंस के अंदर सामने आया है। अब देखिए, बुनियादी बात क्या है, कोई बहुत बड़ा तजाद नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर या हुकूमत में या अपोजिशन में या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। हम सब ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी काबिल कबूल अबूरी हुकूमत बने जिसमें तमाम फ़रीक़ैन शामिल हों, और वो तमाम फ़रीक़ैन शामिल होकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जो अफ़गानिस्तान को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में लेके जाए। इसलिए मेरा ख्याल, और देखिए पाकिस्तान पहले कह चुका है कि वो किसी भी मामले में फ़रीक नहीं बनेगा। ये परसेप्शन जो हिंदुस्तान ने बिल्ड किया था कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के पीछे खड़ा है, तालिबान के साथ
खड़ा है। आपने देख लिया कि हमने ये कह दिया कि तालिबान की अपनी हुकूमत अकेली तनतना वो अफ़गानिस्तान के मसले का हल नहीं है, और हमने ये भी कहा कि असल फ़ैसला जो है वो तालिबान ने नहीं करना, ना हमने करना या किसी अमेरिका ने करना है। ये फ़ैसला अफ़गान अवाम को करना है कि उनका आगे का मुस्तकबिल जो है मुंतखब कॉन्टेक्स्ट में वो किन लोगों के हाथों में होगा। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान की जो इस वक्त परेशानी है वो परेशानी ये है कि अगर कोई फॉल आउट होता है अफ़गानिस्तान के अंदर और सिचुएशन वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाती और उसके नतीजे में एक नया इंतशार पैदा होता है, तो उसका सारा नज़ला पाकिस्तान पे गिरेगा। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने भी ये बात की है, आर्मी चीफ़ ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान पे मलबा डालने की जो कोशिश की जा रही है ना सारी की सारी, वो हमारे लिए तशवीश का पहलू है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त आज देखिए 2 वफूद जो हैं अफ़गानिस्तान के इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, जो मुख्तलिफ वफूद हैं वो वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं और अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू हो रही है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का रोल बड़ा पॉजिटिव है। अब हमें बुनियादी तौर पर ये नैरेटिव बिल्ड करना है या इस इंगेजमेंट को इंश्योर करना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में जो भी इस वक्त ऊपर आ रहा है, चाहे उसमें अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, अब्दुल्ला है, हिकमत यार हैं, तालिबान हैं, जो भी सारे फ्री कैन स्टेक होल्डर हैं और जो डॉक्टर अशरफ गनी के साथ थे, वो भी जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि वो इस वक्त गालियाँ निकाल रहे हैं डॉक्टर अशरफ गनी को, जैसे वो तनहा छोड़ के गए। अगर इन सब में इत्तफाक़ राय पैदा हो जाए और पाकिस्तान इसमें अपना रोल प्ले करे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का रोल बड़ा पॉजिटिव होगा इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, अगर चीज़ें उसी तरीके से ट्रांसलेट होती हैं जैसे वो चाहते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त यकीनन एक डेवलपिंग सिचुएशन है। वक्त बताएगा कि जो बयानात हैं तालिबान के वो कितनी अमली शक्ल इख्तियार करते हैं, वहाँ के हालात क्या होते हैं। इस वक्त तमाम तर ख़ित्ते की नज़रें मरकूज़ हैं, तमाम तर मुल्क के जितने भी मुल्कों के मीडिया हाउसेज़ हैं वो इसी पर ही बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे ख़ित्ते का एट स्टेक है। लेट्स होप कि ख़ित्ते में अमन रहे। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।